क्षेत्र में पीछे छूट गए। यही कारण है कुछ लोगों ने एजुकेशन पर इतना कब्जा किया कि देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की अगर लिस्ट बनाओगे उसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के नहीं मिलेंगे और मुस्लिम भी बहुत ही कम मिलेंगे। एक पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी के लोगों का पूरी यूनिवर्सिटीज पे कब्जा है, और चूंकि वहां एग्जाम से प्रोफेसर नहीं बनते, इंटरव्यू से बनते हैं, तो वहां जो प्रोफेसर बनने का रास्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, वहां पे भी आप देखोगे तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। तो चूंकि पढ़ाई पे कुछ ही लोगों का कब्जा रहा, और जो लोग पूरे देश के बारे में ना सोच के चंद जातियों के बारे में सोचते थे, उनकी उस दलित मानसिकता का असर यह हुआ कि दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर लिस्ट बनाए तो 100 में एक यूनिवर्सिटी भी भारत की नहीं है, एक भी नहीं है। तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में फिर मुकाबले में बचा कहां? एक समय था सम्राट अशोक के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी। दुनिया से पढ़ने के लिए हमारे भारत में लोग आते थे। तो एक आज हमारे लोग भारत से दुनिया में जा रहे हैं, वहीं से पढ़ के वहीं नौकरी कर लेते हैं। भारत से डीरेल हो रहा है ट्रेन, यहां से लोग इंजीनियरिंग मेडिकल के विदेश में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो ये जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा किया गया है, जाति धर्म के नाम पर भय पैदा किया है, या कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों में डर व्याप्त हो गया है। ऐसे भारत मजबूत बनेगा क्या? अरे संख्या देखो, क्या इस संख्या में से जो लोग सोचते हैं इनको कत्लेआम कर देंगे, इनको मार देंगे, बेसिकली वो लोग देश के दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मरने वाला आदमी कब तक मरेगा? जिस दिन ये लग जाएगा अब तो मरना ही है, वो फिर सामने आके खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। और लड़ाई कभी किसी के हित में नहीं हो सकती, लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। अशांति से प्रगति नहीं होती, शांति से प्रगति होती है। ज्यादा शांति है वहां प्रगति वही विकास हुआ है, और ज्यादा अंतरकलह या ज्यादा कट्टरपन है, ज्यादा नफरत है, वो देश अपने पड़ोस के देशों से भारत के लोग सीख लें। हमारे पड़ोसी देश ज्यादा कट्टरपन बढ़ा, वो देश तबाह बर्बाद हो गए, उनकी तरक्की नहीं हो पाई। वो लोग देश के दुश्मन है, जो लोग कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं, जो लोग जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, वो देश जो रही है वो संविधान को नहीं मानते, वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। ये सारी बात मैं इसलिए करना चाहता था आपसे कि भाई भारत में शिक्षण संस्थानों में आज भी दलित पिछड़े आदिवासी ना के बराबर है, और माइनॉरिटीज जो आजादी से पहले 35% था जिनका पढ़ने पे था, सरकारी नौकरियों में भी लगभग 35% थे, आज शिक्षा में खिसकते वो लगभग 2.5% पे आ गए, और सरकारी नौकरियों में भी खिसकते लगभग 2% पे आ गए। तो जब पूरे देश के चंद लोग सारे देश के संसाधनों पर काबिज हो जाए, आज आपकी भागीदारी भारत सरकार की नीति बनाने वाला जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, वहां पे आप उसकी लिस्ट उठा के देख लो, उसके अंदर आपको दलित पिछड़े आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग ना के बराबर मिलेंगे। अगर 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट में 95% वो लोग हैं जिनकी संख्या 12% है, 95% पे वो लोग हैं जिनकी संख्या 12% है, और 5% पे वो लोग हैं जिनकी संख्या 88% है। और ये हालात ना केवल सेक्रेटरीट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जितने जज है पूरे देश के, उसकी लिस्ट बना के निकाल के देख लो, उसके अंदर भी जिसकी जनसंख्या 12% है वो 90% पे काबिज है, और जिसकी जनसंख्या लगभग 88% है वो 10% पे काबिज है। इसी तरह देश के व्यापार को देख लो, व्यापारों में मैं मुस्लिम को छोड़ देता हूं क्योंकि पुराने शासक रहे, कई बार हो सकता है उनमें कुछ अच्छे बड़े पूंजीपति हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन दलितों में और आदिवासियों में देश के टॉप अगर 500 बिजनेसमैन की लिस्ट बनाएंगे 500 की, शायद देश के टॉप 500 बिजनेसमैन में एक सिंगल भी एससी और एसटी का नहीं मिलेगा। हो सकता है ओबीसी का 1-2 मिल जाए टॉप 500 में, लेकिन एससी एसटी का शायद 500 में 1 नहीं मिलेगा। तो देश तरक्की कहां कर रहा है? देश ने तरक्की क्या की? और देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? जब शस्त्र चलाना वो कुछ लोगों तक सीमित कर दिया हो, राजकाज, शस्त्र धारण करना, शस्त्र सीखना, चलाना वो कुछ लोगों तक सीमित कर दिया हो, तो जब दुनिया के बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी फोर्स लेके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध कर